नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे श्री अरबिंदो की फिलॉसफी की। अरबिंदो जी की बात की जाए तो ये अपने जीवन में अलग अलग भूमिकाओं में हमें नजर आते हैं। ये एक योगी थे, एक फिलोसोफर थे, एक नेशनलिस्ट थे, एक जर्नलिस्ट थे। इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि इनका जीवन अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। सो आज हमारे इस सेशन में हम इनके लाइफ के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, इनकी जर्नी को देखेंगे, साथ ही में किस तरह से इनकी जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है फ्रॉम अ नेशनलिस्ट टू अ फिलोसोफर टू अ योगी। वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही में जानेंगे कि इनके विचार क्या थे, किस दिशा में ये हमें लेकर जाना चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दोनों चैनल्स पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट डेली बेसिस पे भेजा जाता है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड उस कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। श्री अरबिंदो की बात करते हैं। देखिए, इनका जन्म होता है 15 अगस्त 1872 में एंड ही पास्ड अवे ऑन 5 दिसंबर 1950। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल भूमिकाओं में, मल्टीपल रोल्स में इनको हमें देखने को मिलते हैं। ये फिलोसोफर थे, योगी थे, पोएट थे, नेशनलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। इनफैक्ट ये एक मैगजीन के एडिटर भी, एक न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे जिसका नाम था वंदे मातरम। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि श्री अरबिंदो जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए थे एंड 1910 तक, 1910 तक इनका सफर इंडियन नेशनल मूवमेंट में रहा। एक इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। उसके बाद इनके जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को इंडियन नेशनल मूवमेंट से पीछे खींचा एंड फिलॉसफी के रास्ते पर, मेडिटेशन के रास्ते पर चल पड़ते हैं। सो अगेन आज वो पहले वही सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना चाहिए कि इनके जो फादर थे, ही वॉज अ डॉक्टर फ्रॉम बंगाल, कृष्ण धुन घोष। इनके फादर चाहते थे कि उनके तीनों बेटे यानी कि श्री अरबिंदो और इनके दोनों भाई आईसीएस सर्विसेज में जाएं, इंडियन सिविल सर्विसेज में जाएं एंड सर्विसेज एग्जाम क्लियर करें। श्री अरबिंदो ने 11th रैंक हासिल किया मेंस की एग्जामिनेशन में। 250 लोगों में से 11th रैंक हासिल किया एंड फॉर द नेक्स्ट 2 years आफ्टर क्लियरिंग दिस मेंस एग्जामिनेशन ही वेंट टू किंग्स कॉलेज। किंग्स कॉलेज में जब ये गए, वहां पे इन्होंने 2 साल पूरी ट्रेनिंग की आईसीएस की एंड उसके बाद इन्हें समझ आया कि आईसीएस इज नॉट समथिंग विच ही वांटेड टू गो। इंडियन सिविल सर्विसेज में इनका जाने का मन नहीं था। सो ऐसा कहा जाता है कि ये जानबूझकर, जिस दिन इनका फाइनल प्रैक्टिकल था, हॉर्स राइडिंग प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ करता था उस समय में, उस एग्जाम को देने नहीं जाते हैं, उसमें लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सिंपल सी रीजन दी जाती है कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस इंडियन सिविल सर्विसेज, राइट। फिर उसके बाद होता क्या है, वहां पर इनकी मुलाकात होती है महाराजा ऑफ बड़ौदा से। महाराजा ऑफ बड़ौदा से जब इनकी मुलाकात होती है तो उनको जॉब ऑफर किया जाता है बड़ौदा स्टेट में एंड उस जॉब को ज्वाइन करने के लिए ये वापस भारत आते हैं। ही अराइव्ड इन इंडिया फरवरी 1893। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब ये भारत वापस आ रहे थे, इनके फादर को किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दे दी कि जिस शिप से अरबिंदो भारत आ रहे थे वो शिप पोर्चुगल के पास डूब गया है, जिसकी वजह से उस शिप में सभी जो सवार यात्री थे उनकी डेथ हो गई है। ये सुनते ही इनके फादर की इंडिया में डेथ हो जाती है। ये गलत इन्फॉर्मेशन थी। अरबिंदो इंडिया में आते हैं एंड इंडिया में आकर इन्होंने बड़ौदा में अपनी सर्विसेज दी। नाउ ऐसा कहा जाता है दैट ड्यूरिंग हिज स्टे एट बड़ौदा ही कंट्रीब्यूटेड टू मेनी आर्टिकल्स इन इंदू प्रकाश ऑल्सो। नाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं ये अपनी सर्विस के दौरान ही। जब भी ये मध्य प्रदेश जाते थे या फिर बंगाल जाते थे तो वहां के जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स थे, जो ब्रिटिशर्स की खिलाफत करने वाले ग्रुप्स थे, उनके साथ ये टाई अप करते थे, उनके साथ मिलते थे एंड एक सटल लेवल पे, एक छुपे हुए लेवल पे आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को वहीं पे शुरू कर दिया था। Aurobindo established his contacts with लोकमान्य तिलक एंड सिस्टर निवेदिता ऑल्सो। उसके बाद हम जानते हैं, आज हम समझेंगे अभी कि किस तरह से एक नेशनलिज्म के रास्ते पर चलते हुए, एक नेशनलिस्ट बनते हुए, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेते हुए इनकी जर्नी में एक नया मोड़ आता है। सो जैसे मैंने आपको बताया, कन्वर्जन फ्रॉम पॉलिटिक्स टू स्पिरिचुअलिटी। 1908 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटती है जहां पर खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी ने मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की प्लानिंग की। मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड जाने जाते थे नेशनलिस्ट को सीवियर पनिशमेंट्स देने के लिए। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट्स देते थे नेशनलिस्ट को, तो इनको मारने का प्लान बनाया गया। इन दोनों के द्वारा जो बम फेंका गया मैजिस्ट्रेट की हॉर्स कैरियज पे, वो बम अपना टारगेट मिस कर जाता है। 2 महिलाएं जिस कैरियज में जा रहे थे उस पर वो जाकर गिरता है और उन ब्रिटिश वुमेन की डेथ हो जाती है।
अब इस पूरे केस में औरोबिंदो को भी अरेस्ट किया गया ऑन द चार्जेस ऑफ प्लानिंग एंड ओवरसीइंग द अटैक, एंड उनको 1 साल के लिए जब ट्रायल चल रहा था तो अलीपुर जेल में रखा गया। नाउ ये वो स्टेज थी जहां पे ट्रायल चल रहा है, 1 साल के लिए वो अलीपुर जेल में रहते हैं। फाइनली ही केम आउट एंड एक्विटेड ऑन 6 मई 1909। बट ये वो समय था जहां पे औरोबिंदो ने अपने इंटरनल सफर को शुरू किया, योगा की तरफ गए, ध्यान की तरफ गए, एंड अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर भी किया। कहते जी ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द जेल हिज व्यू ऑफ लाइफ वाज रेडिकली चेंज्ड ड्यू टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड रियलाइजेशन। Consequently, his aim went far beyond the service and liberation of the country. उन्होंने खुद कहा है कि भाई it is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekanand speaking to me for a fortnight in the jail in my solitary confinement or solitary meditation and felt his presence. अब देखिए, स्वामी विवेकानंद का इन्फ्लुएंस हमें इनके लाइफ में देखने को मिलता है, एंड अभी हम इनकी फिलॉसफी भी जब डिस्कस करेंगे तो आप वहां पे पाएंगे कि वेदांत के जो विचार थे, स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे, उनका काफी इन्फ्लुएंस इनकी फिलॉसफी में हमें देखने को मिलता है। अब कहते जी व्हाई डिड ही गो टू पौंडीचेरी। अब देखिए, अब ये यहां से बचकर जाते हैं क्योंकि अगेन जैसे ही ये बाहर आए, जेल से जब बाहर आए तो ब्रिटिश सरकार ने फिर से एक केस में इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। कोई आर्टिकल लिखा गया था कर्म योगिनी मैगजीन में, द आर्टिकल वाज टू माय कंट्रीमैन, एंड उसमें इनके सिग्नेचर्स थे, एंड उस केस में सेडिशन के चार्जेस पे फिर से एक बार इनके खिलाफ वारंट जारी किया। अब ये अपने आप को बचाने के लिए चंदन नगर चले जाते हैं 1910 में, एंड क्योंकि एक फ्रेंच कॉलोनी थी पौंडीचेरी, वहां पर ब्रिटिश सरकार की कोई पहुंच नहीं थी, सो अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू स्टे देयर इन पौंडीचेरी फॉर लाइफ। सो वहां पर ये इसके लिए चले जाते हैं, ठीक है। अब अरबिंदो ने पौंडीचेरी में जाकर अपना नया जीवन शुरू किया, स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल परस्यूट्स में वो जुड़ जाते हैं, वहां पे उनके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, एंड अल्टीमेटली 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम बनता है पौंडीचेरी में। और यही वो जगह है जहां पर उन्होंने अपनी जो वर्क है सावित्री, जो कि 24,000 लाइनों की स्पिरिचुअल पोएम है, वो यहां पर उन्होंने कंप्लीट की। अब कहते हैं जी अरबिंदो का जो कॉन्सेप्ट था दैट इज इंटरनल योग, या जिसे पूर्ण योग भी कहा जाता है, वो भी यहीं पर उन्होंने इजाद किया। एंड उनके जो वर्क्स थे जैसे सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द डिवाइन लाइफ, ये जो 2 किताबें थी, इसमें उन्होंने अपनी ये जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी का नाम याद रखना, पूर्ण योगा की फिलॉसफी थी। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो बेसिकली ये जो फिलॉसफी है ये इन्होंने यहां पे बैठकर इजाद की, एंड इसमें क्या क्या बातें जो मुख्य हैं वो हमें पता होनी चाहिए, वो मैंने आपके लिए यहां पे लिखी। तो कहते हैं द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल योगा इंक्लूड, इंटरनल योगा की या जो पूर्ण योग की हम बात कर रहे हैं, इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले कहता है जी डिविनिटी ऑफ द सेल्फ। अब जैसे आप याद रखें, हमने वेदांत में भी बात की है जहां पर अहम ब्रह्म अस्मि कहा गया है, यानी कि आत्मा ब्रह्म का अंश है, तो आत्मा और ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। वही चीज यहां पे कही गई कि डिवाइन प्रेजेंस विद इन ईच इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के भीतर भी डिवाइन प्रेजेंस है। डिवाइन और डिविनिटी इज नॉट समथिंग विच इज आउटसाइड ऑफ अस, इट इज समथिंग विच इज इनसाइड ऑफ अस, राइट। दूसरा क्या है, इंटीग्रल नॉलेज। कहते हैं जी गोइंग बियॉन्ड मेंटल नॉलेज टू अ हायर स्पिरिचुअल नॉलेज। अब जैसे हम वेदांत में बात करके आए थे कि भाई अगर हमें आत्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। वही चीज ये क्या कहते हैं, कहते जी हमें इंटेलेक्चुअल लेवल की जो नॉलेज है, जो दुनियादारी की नॉलेज है, इससे आगे बढ़ना होगा, और हमें क्या कहता है, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ बढ़ना होगा, विच इज द हायर नॉलेज, राइट। और वो कैसे मिलेगी, कहता जी वो मिलेगी डायरेक्ट एंड एक्सपीरियंशियल बेसिस पे। आपको एक्सपीरियंस करना होगा, आपको ये रियलाइज करना होगा दैट देयर इज दिस डिवाइन एलिमेंट। कैसे रियलाइज करेंगे, मेडिटेशन से। कहता जी इंटीग्रल पावर। अब कहता जी द फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस दैट कैन ट्रांसफॉर्म लाइफ अलाइनिंग विद द डिवाइन शक्ति ऑफ और पावर। सो बेसिकली आप देखिए, कई बार हमें लगता है कि हम कुछ करने में असमर्थ हैं। आपने सुना भी होगा कि मुझे नहीं लगता था कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया ना। कई बार हमें लगता है कि भाई हम कोई काम करने में असमर्थ हैं, लेकिन बाद में वो काम हम कर बैठते हैं। अब यहाँ पर हमें भी पता है कि सारी हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी, कुछ तो डिवाइन रहा, कुछ तो ऐसा हुआ जहां पे, जिसे हम कई बार लक फैक्टर का नाम भी दे देते हैं, उसी को इन्होंने इंटीग्रल पावर कहा, द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। वो यहां पर कहते हैं दैट कैन ट्रांसफॉर्म लाइफ, जो आपकी लाइफ बदल सकती है। फिर कहते हैं इंटीग्रल हार्मनी। इंटीग्रल हार्मनी का मतलब क्या है, कहते हैं जी
द बैलेंस एंड हार्मनी बिटवीन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, सब में हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान दें, मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान ना दें, या ऐसा ना हो कि मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ के बिना कहता है अधूरी है। सो हार्मनी बनानी है, सभी तरफ हमें ध्यान देना है। सरेंडर टू द डिवाइन, देखिए बहुत ही सिंपल, हर फिलॉसफी में लगभग ये कहा गया है कि भाई हम जो कर रहे हैं सारा कुछ हमारी एफर्ट्स का नतीजा नहीं है। वी मस्ट समटाइम रिक्वायर टू सरेंडर टू द डिवाइन। कई बार होता है कि हमसे नहीं हो पाता, जब हमसे नहीं हो पाता हमें सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन को, एंड उसमें ये वही कह रहे हैं, ठीक है। फिर सुप्रा मेंटल कॉन्शियसनेस, एस्पायरिंग टू रीच अ हायर कॉन्शियसनेस बियॉन्ड माइंड। सो ये जो कॉन्शियसनेस है इसके बियॉन्ड जाना अगेन मेडिटेशन के थ्रू हम जा सकते हैं। इसके अलावा इनकी ये जो पूर्ण योग की फिलॉसफी है, इसके अलावा इनकी टू निगेशंस की फिलॉसफी भी हमें देखने को मिलती है। टू निगेशंस की फिलॉसफी आखिर है क्या? कहते जी दो तरह के लोग होते हैं या दो अप्रोचेस होती हैं। एक है मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो कि ज्यादातर यूरोप में पाई जाती है, और दूसरा क्या है, कहते जी एसेटिक अप्रोच जो कि ज्यादातर इंडिया में पाई जाती है। अब मटेरियलिस्टिक अप्रोच कैसी होती है? कहते जी मटेरियलिस्टिक अप्रोच के लोग वो होते हैं जो केवल और केवल मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, पैसा, दौलत, धन, गाड़ी, बंगला, इसके पीछे भागते हैं। कहते जी मटेरियलिस्टिक अप्रोच हैज एडेड टू द वर्ल्ड्स रिचेस एंड कंफर्ट्स बट हैज टर्न्ड मैन अवे फ्रॉम स्पिरिट। कहते जी आप ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच से पैसा या दौलत तो पा लेंगे, लेकिन स्पिरिचुअली आप कंगाल हो जाते हैं। कहता जी द कंफर्ट्स एंड रिचेस मे सेटिस्फाई द मैन इनिशियली बट अल्टीमेटली मैन टर्न्स टुवर्ड्स गॉड फॉर हायर सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अब यहां पर याद करें, हमने यूडाइमोनिया का कंसेप्ट पढ़ा था एरिस्टोटल के केस में, एंड हमने कहा था दैट व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, जिसे यूडाइमोनिया का नाम दिया गया। अब यूडाइमोनिया है क्या? उसमें हमने कहा था भाई देखिए देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ गोल्स। पहले ट्रांजिशनल गोल्स होते हैं, या फिर जो हम इंस्ट्रूमेंटल गोल्स कह सकते हैं, जैसे पैसा, गाड़ी, सक्सेस, फ्रेंड्स, ये सब। लेकिन दीज आर नॉट द अल्टीमेट गोल्स। अल्टीमेट गोल क्या है? सेटिस्फेक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। वो यूडाइमोनिया का नाम दे दिया गया उसे। उसी तरह से ये क्या कहते हैं कि भाई ये जो आपका पैसा और ये जितने भी मटेरियल्स हैं ये सब आपको एक समय तक सेटिस्फेक्शन देते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन कहां पे आएगी? कहता जी स्पिरिचुअल रास्ते पे आएगी। कहता जी इन यूरोप द फुलनेस ऑफ रिचेस एंड द ट्रायम्फेंट मास्टरी ऑफ दिस वर्ल्ड्स powers and possessions have progressed towards bankruptcy in the things of spirit। तो यूरोप में सिचुएशन को बयान करते हैं कि भाई आपके पास मटेरियलिस्टिकली सारा कुछ है, बट देन देयर इज दिस बैंक्रप्सी ऑफ स्पिरिट। फिर एसेटिक अप्रोच को ये बात करते हैं। एसेटिक अप्रोच क्या कहती है? कहते हैं जी इट रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज मैटर एज रियल। अब हम सब जानते हैं देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ माया, माया है, मिथ्या है। अब क्या कहते हैं? एसेटिक अप्रोच जो है मैटर को माया कहकर अनरियल बता देती है। एसेटिक एटीट्यूड इज लार्जली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया, एंड कहते हैं जी दिस अप्रोच बिलीव्स इन स्पिरिट एंड रिफ्यूजेस मैटर एज रियलिटी। अब स्पिरिट को तो ये सब कुछ मानती है एसेटिक अप्रोच, मैटर को कहता जी रियलिटी मानने से ही मना कर देती है। इन अरबिंदोज वर्ड दिस अप्रोच हैज गेन्ड इमेंस ट्रेजर ऑफ स्पिरिट बट हैज रिजल्टेड इन द ग्रेट बैंक्रप्सी ऑफ लाइफ। कहते जी स्पिरिचुअली तो आप आगे बढ़ गए, लेकिन बैंक्रप्सी ऑफ लाइफ यानी कि ये जो जीवन है इसमें आप बैंक्रप्ट हो जाते हैं, यानी कि इस जीवन की क्वालिटी को आप खत्म कर लेते हैं। कहते जी द पेरिलस रिफ्यूजल ऑफ द एसेटिक इज डैमेजिंग एज द शॉर्ट साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेड रियल्म ऑफ मटेरियलिस्ट। कहते जी दोनों ही जो अप्रोचेस हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है चाहे एसेटिक अप्रोच है, दोनों ही गलत हैं। एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। क्या है बैलेंस? कहते जी मैटर एंड स्पिरिट आर नॉट अपोजिट। हमें ये समझने की जरूरत है दोनों ही, चाहे वो मैटर है या स्पिरिट है, दोनों ही दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, टू फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। मैटर इज ऑल्सो ब्रह्म, जो हमने कहा ना अहम ब्रह्म अस्मि, आत्मा ब्रह्म का अंश है, मैटर भी तो कहता ब्रह्म का अंश है। अब इन्होंने पुरुष को यानी कि इंसान को गॉड के साथ कंपेयर करते हुए कहा कि जिस तरह से ये बॉडी है और इसको चलाने वाली सोल है, इसी तरह से अगर हम ब्रह्म को देखते हैं, ब्रह्म का जो एक्सटर्नल बॉडी है दैट इज यूनिवर्सल फिजिकल यूनिवर्स।
तो जिस तरह से हमारी ये बॉडी है, फिजिकल यूनिवर्स भी कहता है गॉड की ही बॉडी है, डिवाइन की बॉडी है। सो क्या कहता है जी, इट इज रॉन्ग टू एक्सक्लूड वन फ्रॉम अदर। सो आप एक को दूसरे से एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों को इकट्ठे लेकर चलना पड़ेगा। फिर आगे क्या कहते हैं, द अननोन इज नॉट अननोएबल, इट नीड नॉट रिमेन द अननोन फॉर अस अनलेस वी चूज इग्नोरेंस एंड परसिस्ट इन आवर फर्स्ट लिमिटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कहते हैं, देखिए जो जो डिवाइन है, जिसे हम स्पिरिट कहते हैं, अक्सर हमसे कह दिया जाता है किसी ने भगवान को देखा है, किसी ने स्पिरिट को देखा है, कहते जी अननोन इज नॉट अननोएबल। जिसे आप अननोन मान रहे हैं, जिसे आप अनजान मान रहे हैं, जिसे आपने नहीं जाना है, वो आप ऐसा नहीं है कि उसे जाना नहीं जा सकता। आप अपनी इग्नोरेंस का पर्दा हटाएं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, उसे जान सकते हैं। कहते जी एंड इट इज सर्टेनली द फैक्ट that the wider we extend and the surer we make our knowledge of the physical world, the wider and surer becomes the foundation of the higher knowledge, even the highest, even for the ब्रह्म विद्या। तो अब अगेन यहां पर भी वो बैलेंस लेकर आ रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी टू निगेशंस की थ्योरी में हमने बैलेंस देखा ना, यहां पर भी वो वही बैलेंस देखने को मिल रहा है। कहते जी जितना आप, ऐसा नहीं है कि देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द साइंस एंड द स्पिरिट। कहते हैं जितना आप अपनी साइंटिफिक नॉलेज का दायरा बढ़ाते हैं, जितना आप मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज का दायरा बढ़ाते हैं, उतना वाइडर फाउंडेशन होता जाता है आपकी ब्रह्म विद्या का, स्पिरिचुअल नॉलेज का भी दायरा आपका बड़ा होता जाता है। तो दीज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कहते जी द ग्रेट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन दे स्टैंड अलोन, अ गॉड गिवन माइट इज देयर फोर्स। कहते हैं एक महान व्यक्ति जो है, जब एक महान व्यक्ति अकेला होता है तब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब महान व्यक्तियों के पास लोगों की भीड़ होती है तब वो महान तो होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो है, उनकी जो रियल स्ट्रेंथ है वो छुप जाती है। जब एक महान व्यक्ति अकेला होता है तब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, एंड उसकी शक्ति का कारण होता है, कहता है जी द गॉड गिवन माइट इज देयर फोर्स। क्योंकि एक महान व्यक्ति अपने आप को सरेंडर कर देता है, एंड गॉड गिवन माइट, जो भगवान की शक्ति है, वो उनकी शक्ति होती है। डू नॉट बिलोंग टू द पास्ट डॉन्स बट टू द नून्स ऑफ फ्यूचर। अगेन क्या कहते हैं जी, पास्ट में गुम होने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर को देखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया दैट ही बिलीव्ड इन सरेंडर, ही बिलीव्ड इन स्पिरिचुअलिटी, एंड ये कहते हैं कि भाई सब कुछ आप नहीं कर सकते। अगर आप ये कह दो कि मैं करता हूं, कर्ता का भाव खुद में ले आए, तो कुछ नहीं होना। कहते हैं जी कर्ता का भाव खुद में नहीं होना चाहिए, गॉड टच शुड बी देयर, कि भाई वो करवा रहा है, मैं एक साधन हूं, साक्षी भाव आ जाएगा जब, कहते हैं जी सब कुछ किया जा सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इज द प्रूफ ऑफ एन अनजस्ट एंड इल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, एंड अवर पब्लिक चैरिटीज आर बट द फर्स्ट टुवर्ड्स अवेकनिंग इन द कॉन्शियंस ऑफ अ रोबर। सो अपने आप को ये रोबर कहकर बयान करते हैं और कहते हैं कि जो पॉवर्टी इन द सोसाइटी है ये क्या है, कहते जी दिस इज अ प्रूफ ऑफ अनजस्ट एंड इल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। एंड अगर आप चैरिटी कर भी रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट अवेकनिंग, जो चैरिटी कर सकता है, दिस इज द फर्स्ट अवेकनिंग ऑफ अ रोबर। जिसने लूटा है वो अगर वापस लौटा भी रहा है, कहते जी एक रोबर के रूप में है हम जो चैरिटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो पाया है ना सोसाइटी से, अगर हम वापस दे रहे हैं इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम सिर्फ उस रोबर की तरह हैं जिसने पहले लूटा, अब थोड़ा सा वापस दे रहा है। इसमें अगेन पर्पस क्या है इस स्टेटमेंट का, कि भाई मन में आप थोड़ी सी चैरिटी करके, यू कांट हैव दैट घमंड वाली थिंग कि भाई हमने तो पता नहीं क्या चैरिटी कर दी, अक्सर होता है ना। चलिए फिर क्या कहते हैं, कहते जी औरबिंदो ऑन एजुकेशन। अब एजुकेशन के बारे में ये कहते हैं कि एक एजुकेशन कंप्लीट तभी मानी जाएगी जब उसमें ये 5 प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स कवर होंगे, दैट इज फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, और इन्होंने एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो सारी बातें बताई हैं। कहते जी एजुकेशन एक इंडिविजुअल को ही इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करती, बल्कि ह्यूमैनिटी को भी इवॉल्व होने में हेल्प करती है, नेशन को भी इवॉल्व होने में हेल्प करती है। Aurobindo proposed that education is nothing but bringing out and nurturing the latent potentialities. सिंपल सी बात है, हम में से बहुत सारे लोग यूपीएससी क्लियर कर जाएंगे, एंड यूपीएससी क्लियर करके ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। बहुत सारे लोग अच्छे लेट्स से आर्मी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे बिजनेसमैन बन गए, बहुत सारे लोग और फील्ड्स में अच्छा कर रहे हैं।
आप अपनी फील्ड की एजुकेशन में जब घुसे, जब एजुकेशन को आपने हासिल किया, उस एजुकेशन की वजह से आपके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल था वो बाहर आया एंड आप अपनी फील्ड में एक्सेल करते हो। सो कहते जी एजुकेशन जो है वो आपके अंदर छुपे हुए लेटेंट पोटेंशियल को, लेटेंट पोटेंशियल मतलब क्या, छुपा हुआ पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है आपको दिखाई नहीं देता, उसको बाहर लाने में मदद करती है। सो कैटलिस्ट है एजुकेशन। फिर क्या कहता है, ऑरोबिंदो डिस्क्राइब करिकुलम ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। सो इन्होंने क्या कहा, प्राइमरी में आपको मदर टंग पढ़ानी चाहिए, लैंग्वेजेस पढ़ानी चाहिए, नेशनल हिस्ट्री, आर्ट, पेंटिंग, सोशल स्टडीज, अर्थमेटिक, ये सब हो। सेकेंडरी में फिर से लैंग्वेजेस आ गई, अर्थमेटिक हो गया, एंड उसके बाद क्या है, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, सोशल स्टडीज एक्सेट्रा। यूनिवर्सिटी में अब ये थोड़ा सा इवोल्यूशन देखिए आप कैसे होता है, फिलोसफी की तरफ लेके जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, लिटरेचर, फिर उसके बाद क्या है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री एटसेट्रा, एंड फिर वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में वो एजुकेशन जो आपको काम करने के लायक बनाती है, राइट। सो ये सारी एजुकेशन का करिकुलम उन्होंने बताया। ऑरोबिंदोज व्यूज ऑन ह्यूमन यूनिटी। अब देखिए ह्यूमन यूनिटी क्या है, कहते जी नेक्स्ट आफ्टर वी गेट इंडिपेंडेंस, उसके बाद क्या, कहते नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप आफ्टर इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस इज द यूनिटी ऑफ ह्यूमन। सबसे पहले हमें अपने देश को आजाद कराना है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके एक कदम आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें भी हम यूनाइट करेंगे। सो कहते जी human unity was the next logical step after independence of India. Since man is not self-sufficient, man forms the family, family forms the nations. Nation have to come together to create a cosmopolitan world order. So इनका जो ultimate aim था वो nation तक रुकता नहीं है, cosmopolitan world order पर जाकर खत्म होता है। So ये थे श्री अरबिंदो। मुझे उम्मीद है कि इनके विचार आपको पसंद आए होंगे एंड इनके जीवन के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।